हर कहानी की शुरुआत होती है एक फैसले से, एक ऐसे मोड़ से जो पूरे देश की तस्वीर बदल देता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही कहानी की, सिक्किम की, जिसने 50 साल पहले अपना रास्ता चुना और भारत के साथ मिलकर एक नई कहानी लिखी। और आज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली सिक्किम के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल हुए, तो ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये एक यादगार पल बन गया जो हमें वापस ले जाता है उन दिनों की तरफ जब सिक्किम ने अपने फ्यूचर का फैसला किया। सिक्किम हिमालयाज़ की पहाड़ियों में छुपा हुआ एक छोटा सा राज्य 1642 में छोगिल डायनेस्टी के शासन के नीचे अपनी कहानी शुरू करता है। ये एक इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट किंगडम था जो लगभग 300 साल तक अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करता रहा। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिक्स ने सिक्किम की स्टेबिलिटी को हिला दिया। नेपाल की गोरखा सेना ने सिक्किम पर हमला किया, पर एंग्लो गोरखा वॉर के बाद 1870 की ट्रीटी ऑफ टिटालिया ने सिक्किम को ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर ले लिया। इसी दौरान दार्जिलिंग की ब्रिटिश का हो गया, एक फैसला जो आगे चलकर सिक्किम के डेमोग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों को बदल देता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, सिक्किम ने तुरंत भारत के साथ जुड़ने से इनकार किया। नेहरू ने सिक्किम को एक बफर जोन की तरह देखा, एक छोटी रियासत जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी थी, पर जिसे इंडिपेंडेंस का इल्यूजन दिया गया। 1950 की इंडो सिक्किम ट्रीटी ने सिक्किम की सॉवरेनिटी को पेपर पर मेंटेन किया, लेकिन रियल पावर इंडिया के हाथों में आ गई, स्पेशली डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मामले में। पर अंदर ही अंदर लोगों में डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ने लगी और नेपाली मेजॉरिटी के लीडर्स जैसे काजी लैंडफ डोर्जी डेमोक्रेसी और भारत के साथ इंटीग्रेशन की बात करने लगे। दूसरी तरफ छोग्याल पाल्डिल थोंडुप नामग्याल और उनकी अमेरिकन वाइफ खोपकोक की सोच थी कि सिक्किम की ऑटोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और दार्जिलिंग को भी वापस लिया जाए। ये कहना इंडिया के लिए एक रेड फ्लैग था, क्योंकि इससे रीजनल टेंशन्स बढ़ सकती थी और चाइना और अमेरिका दोनों के इंटरफेरेंस का रिस्क था। इंडिया की तरफ से रॉ ने कोवर्ट ऑपरेशंस चलाया, जैसे जनमत और ट्वाइलाइट, जिसमें सिक्किम के अंदर एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट को सपोर्ट दिया गया। 1967 के नथुला क्लैशेस ने भी ये बता दिया कि सिक्किम एक ज्योग्राफिकल लोकेशन भारत के लिए कितना क्रूशल है। 1973 में पब्लिक प्रोटेस्ट ने सिक्किम की मोनार्की की नींव हिला दी। लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड की और फाइनली इलेक्शंस हुए, जिसमें काजी डोर्जी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने मेजॉरिटी जीती। पर सबसे बड़ा मोड़ आया 1975 में, जब सिक्किम के लोगों ने एक हिस्टोरिक रेफरेंडम के जरिए अपना फैसला सुना दिया, सिक्किम को भारत का परमानेंट हिस्सा बनाया जाए। इस रेफरेंडम में 97% लोगों ने भारत के साथ इंटीग्रेशन के हक में वोट दिया और ऐसे 16 मई 1975 को सिक्किम ऑफिशियली भारत का 22nd स्टेट बन गया। आज से 50 साल पहले सिक्किम ने अपना अलग रास्ता छोड़कर भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने का डिसीजन लिया, एक फैसला जो आज भी हिस्ट्री की किताबों में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद आता है। ये एक कहानी है एस्पिरेशंस की, पॉलिटिक्स की और लोगों की यूनिटी की। सिक्किम आज भारत के साथ अपनी यूनिक आइडेंटिटी को संभालते हुए एक इंटीग्रल हिस्सा है, एक ऐसा राज्य जो हिमालय की शान है और भारत की यूनिटी का जीवंत प्रमाण है। और ये कहानी अभी भी चल रही है। नए चैप्टर लिखने बाकी हैं, नए गोल्स अचीव करने बाकी हैं, क्योंकि सिक्किम की कहानी सिर्फ पिछले 50 सालों की नहीं है। ये कहानी है उस सपने की जो हर नए सुबह के साथ और ज़्यादा रोशन हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डू फॉलो भारत लोग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स।